गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री में एक और टॉपिक लेके आए हैं, एलॉयज एंड मिनरल्स का। ठीक है ना, मिनरल्स एंड ऑर्ट्स का। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं कि किस किस टाइप के एलॉयज होते हैं, कौन से मेटल से बने हुए एलॉयज असलियत में होते क्या हैं, कौन सा एलॉय किस काम के लिए यूज किया जाता है, ये सब कुछ डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद हम आपको मिनरल्स एंड ऑर्ट्स भी समझाएंगे। मिनरल्स क्या होते हैं, ऑर्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन से हमारे मेटल्स के कौन से ऑर्स होते हैं, क्या उनके फॉर्मूले होते हैं, कहाँ कैसे उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सब कुछ बड़ी डिटेल में समझाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने एलॉयज से। एलॉयज होते क्या हैं? एलॉयज बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स होते हैं। दो या दो से अधिक मेटल्स के होमोजेनियस मिक्सचर को एलॉय कहते हैं। अब ठीक है ना, ये जो मेटल्स होते हैं ये फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाए जाते हैं, फिक्स क्वांटिटी में मिलाए जाते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि अगर हमें जो है कॉपर और जिंक को मिलाना है तो किसी भी प्रोपोर्शन में बना दी, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दिया और हमारा ब्रॉन्ज बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उनको एक फिक्स जो है प्रोपोर्शन में ही मिलाना होगा, वरना कुछ और चीज़ बन जाएगी। ठीक है? जितने भी हमारे ब्रॉन्ज होते हैं, दुनिया में जितने भी ब्रॉन्ज हैं, उसमें फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर मिला होगा, फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ जिंक में मिला होगा। या फिर जो हमारा ब्रास है, उसमें भी फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर मिला होगा। ठीक है ना? तो ये हम इसलिए इसको कहते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई चेंज नहीं आता है। सिर्फ दो अलग अलग हमारे एलिमेंट्स को मिलाया गया है। उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई बॉन्डिंग नहीं करवाई है, उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे एटम्स के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं करवाई है। सिर्फ मिक्सचर बनाया गया है, मिक्सचर कर दिया गया है। और जी कुछ ये एग्जाम में ना बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं इससे जुड़े। इससे एक तो आपके मिनरल एलॉयज को लेके भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और मिनरल्स को भी लेके। ये समझ लीजिए इन दोनों को अगर आप मिला के एक दो टेबल्स होंगी, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी याद करने में। दो चार बार पढ़ेंगे, दो चार कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, कुछ इस तरीके से समझाऊंगा कि ये बने क्यों है, इन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज थी जिसके कारण इनको दूसरे के साथ मिलाया गया, और फिर उनका यूज क्या था। ठीक है ना? उस प्रॉपर्टीज के साथ समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। और इसके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं आपके दोनों को मिला के। आपके जो है एलॉयज को और ऑर्स को मिला के 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, हम कॉपर के एलॉयज की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो कॉपर है उसके सबसे ज़्यादा एलॉयज हैं। हम ह्यूमंस ने कॉपर के साथ सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे हैं। कभी उसमें टिन मिला देते हैं, कभी उसमें लेड मिला देते हैं, कभी कुछ मिला देते हैं, कभी कुछ मिला देते हैं। बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके हमने जो है कॉपर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ लिया है, उसका यूज़ बहुत अच्छे से समझ लिया है। क्योंकि जो कॉपर है, जैसे कि हम जानते ही हैं, इंसानों ने सबसे पहले जो मेटल का यूज़ किया था वो कॉपर का किया था। ठीक है ना? इसीलिए जो ब्रॉन्ज एज होती है हमारी वो पहले आती है आयरन एज से। जो ब्रॉन्ज एज है वो आयरन एज से पहले इसलिए आती है क्योंकि कॉपर का यूज़ करना बहुत आसान था। इसलिए हमने पहले ही जो ब्रॉन्ज बना लिया था। हमने आयरन का इस्तेमाल करना बाद में शुरू किया था। पहले हमने ब्रॉन्ज नाम के एलॉय को यूज़ करना शुरू कर दिया था। और ब्रॉन्ज से भी पहले हमने कॉपर का यूज़ सीखा था ऑफ कोर्स, जभी तो हम ब्रॉन्ज बना पाए। क्योंकि ये ब्रॉन्ज, कॉपर है, इन सब के जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। इनको जल्दी से पिघला के अच्छे से एक्सपेरिमेंट करे जा सकते हैं। पर जो हमारे आयरन है और बाकी जितने एल्यूमीनियम है, बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। उनके साथ कुछ भी चीज़ मिलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट करने, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए होती है उनके साथ छेड़छाड़ करने के लिए। तो हम जो इस वीडियो में 6 जो कॉपर के एलॉयज के बारे में बात करेंगे, बाकी दूसरे दूसरे मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे जो फेमस कॉपर के एलॉयज हैं वो हमारे ब्रास और ब्रॉन्ज होते हैं। ठीक है? इसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूज हो जाती है ब्रास और ब्रॉन्ज में। तो इसको आप याद रखिए कि जो ब्रॉन्ज होता है, उसमें हम कॉपर और टिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? और जो हमारा ब्रास होता है उसमें हम कॉपर और जिंक का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर और जिंक का इस्तेमाल करा जाता है ब्रास में, और ये फिक्स क्वांटिटी में होता है। ब्रास में 70% ऑफ कॉपर, 30% ऑफ जिंक होता है, जबकि हमारे ब्रॉन्ज में 90% ऑफ कॉपर और 10% ऑफ हमारा टिन होता है। ठीक है? तो अब इसका यूजेस क्या है?
जिससे पहले मैं आपको समझाऊँ इनमें से हर एलॉय के क्या-क्या यूजेज़ हैं, सबसे पहले आप कुछ बेसिक समझिए, कुछ मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझिए। जो हमारा लेड और टिन होता है, ठीक है ना? लेड और टिन, ये 2 एक ऐसे मेटल्स हैं हमारे लेड और टिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। इसलिए इनका कभी भी इस्तेमाल जो है हम किसी भी यूटेंसिल्स में नहीं करेंगे। किसी भी ऐसी जो है चीज़ में नहीं करेंगे जो इंसानों के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहती हो और जिसके कारण जो है टॉक्सिसिटी हम पास ऑन कर सकें। कंडीशन अप्लाई, अगर हमें बुलेट्स बनानी हो, हमें अगर गन बनानी हो, तो हम जो है इनका यूज़ कर सकते हैं लेड और टिन का। इसके अलावा जब तक हमें किसी को सच में ही मार डालना ना हो, तो जब तक हम किसी को नुकसान ना पहुँचाना हो, तो हम लेड और टिन का इस्तेमाल कंजम्पशन में नहीं करेंगे। कोई भी बॉडी कॉन्टैक्ट वाली चीज़ में नहीं करा करेंगे। ठीक है? तो इसलिए जो ब्रास होते हैं, ब्रास में हम देख रहे हैं कि कॉपर और ज़िंक है। कॉपर तो क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन होता है। माइक्रो कॉपर और ज़िंक दोनों ही एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। हमारी बॉडी को कॉपर की भी बहुत ज़रूरत होती है, ज़िंक की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि आजकल तो आप टीवीज़ में भी सुन रहे होंगे, डॉक्टर्स भी आपको बता रहे होंगे कि ज़िंक ज़रूरी है। अगर आपको अपने अंदर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो थोड़ा बहुत ज़िंक होना चाहिए। आपके जो डाइट है, उसमें थोड़ा बहुत ज़िंक होना चाहिए। और कॉपर तो हम हमेशा से जानते ही आ रहे हैं कि कॉपर की बोतल में पानी पीना चाहिए ताकि आपके अंदर कॉपर की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है ना? क्योंकि कॉपर जो है बैक्टीरियाज़ को मारता है, हमें और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है कॉपर। इसलिए वो जो यूटेंसिल्स बनते हैं, यानी कि जो बर्तन बनते हैं, वो हमारे ब्रास के बनते हैं, जिसमें कॉपर और ज़िंक होता है, कॉपर और ज़िंक। और जो हमारे ब्रॉन्ज़ होता है, उसमें हमारा उसमें हमारा टिन और कॉपर होता है। टिन जो है टॉक्सिक होता है, इसलिए हम जो कभी भी ब्रॉन्ज़ का इस्तेमाल यूटेंसिल बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, वरना खाना हमारा ज़हरीला बन जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, ज़हरीला बन जाएगा। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉइन्स बनाने के लिए हो या फिर स्टैचूज़ बनाने के लिए हो, इन सब के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रॉन्ज़ का, ठीक है? और ब्रॉन्ज़ एज जो होती थी उसमें जो है वेपन्स में भी जो है ब्रॉन्ज़ का इस्तेमाल किया जाता था पुराने समय में, जब हम बोलते हैं ना जिसको ब्रॉन्ज़ एज में जो हमारी तलवारें भाले होते थे वो ब्रॉन्ज़ के बनते थे। अब नहीं बनते कोई, वो उस समय की बात बता रहा हूँ, अब तो सब कुछ स्टील का ही बनता है। फिर हमारा गन मेटल आता है। गन मेटल यानी कि जो है जिसकी गन्स बनती हैं, गियर्स बनते हैं, ठीक है? या फिर बैरल्स बनते हैं, ये सब कुछ गन मेटल्स का बनता है। जो हमारे गियर्स तो आपको पता ही होंगे कि जैसे गाड़ी में होता है, ठीक है ना? गाड़ी में जैसे गियर्स लगे होते हैं, ये जो है गाड़ी में होते हैं, क्लॉक में होते हैं हमारे, कि एक के बाद एक के बाद ये दोनों आपस में फँस जाएँ और जब चालू हुए कोई मशीन चले, तो एक के घूमने से दूसरी चीज़ घूम जाए। इसी को गियर्स कहते हैं, ठीक है? ये इसमें भी गन मेटल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 88% आपका कॉपर होता है, 10% आपका जो है टिन होता है और 2% आपका ज़िंक होता है। फिर अगर हम जर्मन सिल्वर की बात करें, जर्मन सिल्वर ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था इन चारों में से किस चीज़ में आपका सिल्वर नहीं पाया जाता है। जिनमें से एक आपका हॉर्न सिल्वर गिवन था, एक आपको रूबी सिल्वर गिवन था, एक आपका एमलगम गिवन था और एक आपका जो है जर्मन सिल्वर गिवन था। जो हमारा रूबी सिल्वर होता है वो तो उसकी और को कहते हैं, सिल्वर की और को कहते हैं। जो हमारा एमलगम होता है वो भी एक अलॉय है, बाद में समझेंगे हम उसके बारे में, उसमें भी सिल्वर मिला होता है। बस ये हमारा एक जर्मन सिल्वर ही होता है जिसका नाम जर्मन सिल्वर है, पर इसमें सिल्वर नाम का कुछ भी नहीं होता है। इसको जर्मन सिल्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रंग होता है ना बिल्कुल चांदी की तरह होता है, एकदम जो है सिल्वर रंग में चमकता हुआ होता है ये, ठीक है? ये जर्मनी में इन्वेंट किया होगा क्योंकि इसका नाम जर्मन सिल्वर रखा गया है। और ये चांदी की तरह चमकता है, इसलिए जो चीज़ चमकती है उसका इस्तेमाल हम करते हैं यूटेंसिल्स बनाने में, कि वही जो बोलते हैं ना, ताकि जो राजा महाराजा यूज़ किया करते थे, ताकि वो दे जो राजा महाराजा तो असली सिल्वर का यूज़ करते थे, जो उनसे सेकंड होते थे, रिच लोग होते थे, वो इसका इस्तेमाल करते थे, ताकि वो दिखा सकें कि देखो हम भी सिल्वर में खाना खाते हैं, हम भी जो है राजा महाराजाओं की शान शौकत में जीते हैं। ठीक है? और जो इसको सिल्वर रंग मिलता है, वो निकल से मिलता है, इसलिए इसको बात को याद रखिए। इनमें से हमारे किसी में भी निकल नहीं है, सिर्फ़ जर्मन सिल्वर में ही निकल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो निकल होता है, उसके खुद का रंग भी जो है सिल्वर होता है। इसलिए जब इसमें 20% हम निकल मिलाते हैं,
तो पूरे होमोजेनियस मिक्सचर का रंग सिल्वर हो जाता है और ये ऐसे लगने लग जाता है कि जो यूटेंसिल्स बने हैं, जो हमारे बर्तन बने हैं, वो चांदी के बने हैं। पर एक्चुअल में उसमें 60% कॉपर, 20% जिंक और 20% निकल होता है। फिर से हमने कॉपर और जिंक का इस्तेमाल किया क्योंकि ये दोनों जो है हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी। इसलिए यूटेंसिल्स में हमेशा कॉपर और जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे बेल मेटल आता है, ठीक है ना? अच्छा, जैसे ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज की कुछ घंटियाँ भी बनती हैं, घंटियाँ और स्टैटूज़ भी हमारे ब्रॉन्ज के भी बनते हैं और बेल मेटल्स के भी बनते हैं, दोनों के ही बनते हैं। एग्ज़ाम में जो भी ऑप्शन में आए, उसको ध्यान में रख के जवाब देना। जो हमारा बेल मेटल होता है, इसमें हम जो है टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है हमें जो है टिन से परहेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसका हम कोई भी कंज़म्पशन वाली चीज़ में यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें हम कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं स्टोर कर रहे हैं जिसको हमें कंज़्यूम करना होगा, ठीक है ना? इसमें जो 80% कॉपर होता है, 20% हमारा टिन होता है और इसका इस्तेमाल जैसे नाम से ही पता चल रहा है बेल मेटल, तो इसका इस्तेमाल बड़ी-बड़ी बेल्स बनाने में होता है। जैसे कि चर्चेज़ में होती हैं बड़ी-बड़ी बेल या फिर पुराने के समय में जो डॉक्स हुआ करते थे यानी कि समुद्र बंदरगाह जिसमें जो है शिप्स आती हैं जाती हैं, वहाँ पे बड़ी-बड़ी बेल्स रखी जाती थी। वहाँ पे बड़े-बड़े घंटे रखे जाते थे। कोई ताकि जो है दूर से कोई दुश्मन आ जाए, दूर से कोई सेना आ रही हो, फ्लीट आ रहा हो कोई दुश्मन का, तो घंटी बजा के पूरे शहर को बजा बता सके कि जो दुश्मन आ रहा है, दुश्मन की जो शिप्स आ रही हैं, तैयार हो जाओ, ठीक है? तो इसका इस्तेमाल जो है कॉपर और टिन से मिलके बनता है ये। 80% कॉपर, 20% हमारा टिन, ठीक है? तो हमने इसमें देखा था कि जो जर्मन सिल्वर है वैसे ये ब्रास ही होता है, बस इसका रंग बदलने के लिए इसमें थोड़ा बहुत जो है निकल डाल दिया जाता है। 10% यहाँ से ले लिया, 10% यहाँ से ले लिया और निकल बना दिया हमने। वरना तो ये ब्रास ही होता है कि 70% कॉपर, 30% हमारा जिंक, दोनों से 10-10% लेके निकल मिला दिया ताकि पूरे का रंग जो है हमारा निकल की तरह यानी सिल्वर का रंग हो जाए। फिर हमारा मुन्ज मेटल आता है। ये जो मुन्ज मेटल है ये भी एग्जाम में आपका एक बार क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम में पूछा गया था कौन सा मेटल है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स बनाने के लिए होता है और किसी काम के लिए नहीं होता है। तो ये मुन्ज मेटल है, इसका इन्वेंशन ही सिर्फ कॉपर के सिक्के बनाने के लिए हुआ था। पहले के समय में जो कॉपर के सिक्के इशू भी किया जाते थे, यहाँ तक कि अभी भी कई सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं तो कॉपर के सिक्के जो है इशू करती है। वैसे कॉपर थोड़ा महंगा आता है पर फिर भी जो कॉपर के जो सिक्के इशू करे जाते हैं। ये जो मुन्ज मेटल होता है इसमें 60% आपका कॉपर होता है, 40% आपका जो है जिंक होता है और फिर थोड़े बहुत ट्रेसेस ऑफ आयरन होते हैं। आप देखेंगे इसमें भी हमने लेड और टिन का इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? जबकि हम जो कॉइन्स होते हैं उसको खाते तो है नहीं, उसको मुँह में भी नहीं लेते हैं, कंजम्पशन के लिए नहीं यूज़ करते हैं। फिर भी हमने इसमें लेड और टिन को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करी गई है। कभी भी सिक्कों में लेड और टिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले समय में क्या होता था, जैसे इंडिया में भी, यूरोप में भी हर जगह ये प्रैक्टिसेस चली जाती है कि जो वेल्स हुआ करते थे, कुएँ हुआ करते थे, उनमें सिक्के डालते थे। उनमें सिक्के डाल के जो अपनी इच्छाएँ माँगा करते थे। तो इसलिए जो पानी में उस मेटल की जो मात्रा बढ़ जाती थी। अगर जैसे कि कोई जो एक वेल है हमारा, कोई कुआँ है, पूरी कम्युनिटी यूज़ कर रही है जिसके पानी का जो है पूरी कम्युनिटी पी रही है उस पानी को, तो उसमें अगर आप सिक्के डालोगे जिसमें जो कॉपर और जिंक होगा तो पानी में भी जो है कॉपर और जिंक हो जाएगा, जिंक की मात्रा बढ़ जाएगी और इसके ज़रिए जब भी पानी पिया जाएगा, लोग वहाँ के लोग पानी पिएँगे, उनके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाएँगे, उनके अंदर कॉपर और जिंक नाम के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आ जाएँगे। जैसे आपको पता ही है कि हमारी बॉडी को कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कुछ माइक्रो चाहिए होते हैं। माइक्रो में हमारा कॉपर और जिंक भी आते हैं और बाकी कुछ कई सारे मिनरल्स आते हैं, आयरन भी थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है हमें, थोड़ा बहुत फ्लोरीन भी चाहिए होता है, काफ़ी कुछ चाहिए होता है। पर यहाँ पे हम बस मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए इसमें लेड और टिन का इस्तेमाल नहीं किया, वरना जो पानी में लेड और टिन मिल जाता और वो पानी जहरीला बन जाता। फिर हमारा सोल्डर आता है। ये सोल्डर क्या होता है? सोल्डर मतलब कि ये सोल्डर मतलब वो बायोलॉजी वाला सोल्डर नहीं, कंधा नहीं। सोल्डर मतलब कि जो रिपेयर करने के लिए, 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए, टाँका लगाने के लिए जिस मेटल का यूज़ किया जाता है। इसमें सोल्डर उस मेटल का उस एलॉय का नाम है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये 50% लेड होता है, 50% जो हमारा टिन होता है। इसमें पॉइज़न की कोई भी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये लगता ही ऐसी जगह है जहाँ पे कंज़म्पशन का या फिर किसी भी प्रकार से ह्यूमन कॉन्टैक्ट का कोई सवाल नहीं होता है। जैसे कि
जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जो ये सर्किट होता है, उसमें ये टाँका लगाया जाता है, दोनों को पिघला के गरम करके जो है ये हमारा सोल्डर नाम का एलॉय ड्रॉप कर दिया जाता है, ताकि ये जल्दी से कूल डाउन हो जाए और जमा दे, ठीक है ना? और जो हमारे लेडो टिन होते हैं, ये सस्ते भी होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल जो है सोल्डर बनाने में यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम कुछ और एलॉयज़ के बारे में समझते हैं। अभी कुछ एलॉयज़ और आए हैं हमारे सामने, इनके बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा है मैग्नीशियम। जैसे नाम से समझ में आ रहा है मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम हमारा मैग्नीज और जो हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है ना? तो इसमें जो है एल्यूमिनियम और मैग्नीज हमारा यूज़ किया जाता है। फिर दूसरे पर आता है हमारा ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम में एल्यूमिनियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीज भी होता है, कॉपर भी होता है, आयरन भी होता है, सब कुछ होता है, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सब कुछ मिलाया होता है, ठीक है ना? एल्यूमिनियम भी, आयरन भी, मैग्नीज भी, मैग्नीशियम भी और कॉपर भी, सब कुछ इसमें मिलाया होता है। जबकि ऊपर वाले में हमारा जो मैग्नीशियम में है, उसमें सिर्फ मैग्नीशियम, कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। तो ये जो जिसमें कम हमारे मेटल्स आते हैं, उसमें जो है 95% ऑफ एल्यूमिनियम होता है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मेटल्स आते हैं, वो 94% होता है हमारा, ये इसलिए इसको याद करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और इन दोनों की जो यूजेस हैं, वो भी आपकी जो है कॉमन से हैं, दोनों को ही हम एरो इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है। जो एरोप्लेन्स होते हैं, उनका भारी ढांचा बनाने के लिए हम एल्यूमीनियम ना यूज़ करके एल्यूमीनियम के एलॉयज़ का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो एल्यूमीनियम होता तो वो बहुत ही ज़्यादा हल्का है। एल्यूमीनियम सभी मेटल्स में से सबसे हल्का है, सबसे जो अबंडेंस में पाया जाता है, सबसे सस्ता भी वही होता है एल्यूमीनियम। पर एल्यूमीनियम इतना मजबूत नहीं होता है कि जैसे कि फाइटर जेट्स हैं, हमारे अगर फाइटर जेट जाएँगे एल्यूमीनियम के ढांचे के बन के, तो गोली लग के वहीं टूट जाएँगे। इसलिए उसका एलॉय बनाया जाता है, उसको मजबूत करने के लिए कुछ और मेटल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि पहले के समय में तो पूरा का पूरा जो है एल्यूमीनियम का ही हम बना देते थे। अब जो है दूसरे मेटल्स का भी यूज़ किया जाता है, उसमें दूसरे मेटल्स मिला के एलॉय बनाया जाता है। ठीक है? तो इसमें 2% मैग्नीशियम और कॉपर मिलाया जाता है। दूसरा हमारा ड्यूरेलियम है, इसमें जो है काफ़ी सारे मेटल्स मिलाए जाते हैं। इनका और वो हमारे ऑटो इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी यूज़ है, ऑटो इंडस्ट्री में और यूटेंसिल्स में भी। जो ड्यूरेलियम है, इसका तो हम यूटेंसिल्स में भी थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? मेन पर इनका अगर यूज़ पूछा जाए एग्ज़ाम में, तो इनका मेन यूज़ जो है एरोप्लेन्स में होता है, एरो इंडस्ट्री में इनका होता है। फिर हमारा टाइप मेटल आता है। टाइप मेटल में हमारा जो है टिन होता है 80%, यानी कि ये समझ लीजिए टाइप मेटल जो हमारा टिन से बना होता है। 80% जो मेन कंपोनेंट है तो टिन ही है। फिर हमारी एंटीमोनी आती है, वो 15%। फिर हमारा जो है जो एक मिनट, लेड है हमारा 80%, टिन होता है हमारा 5%, ठीक है ना? तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉइज़नस होता है, इसे कंज़म्पशन में तो यूज़ कर ही नहीं सकते हम। इसका जो यूज़ होता है, ऐसे नाम से ही पता चल रहा है, टाइप मेटल, ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। जितनी भी हमारी प्रिंटिंग के लिए इक्विपमेंट्स बनाने होते हैं, उसमें हम जो है टाइप मेटल का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ना ही ज़्यादा हार्ड मेटल की ज़रूरत होती है, ना ही उन्हें कॉन्शियस होने की ज़रूरत होती है कि जो मेटल हो उनका, वो टॉक्सिक ना हो, क्योंकि कंज़म्पशन तो करनी नहीं है। ये जो उनका वैसे जो प्रिंटिंग आती है, वो इंक होती है, वो अपने आप में वैसे ही टॉक्सिक होती है, इससे कोई टेंशन की बात है ही नहीं। बस एक लेबल दे के दे दो कि ये जो है इसको कंजम्पशन नहीं करनी है। जिस भी चीज़ पे कुछ भी प्रिंट हो रहा हो, उसको कंजम्पशन नहीं करनी है, ठीक है ना? सिर्फ एक लेबल दे दो, क्योंकि इंक तो अपने आप में वैसे भी टॉक्सिक होती है, तो अगर कुछ मेटल भी टॉक्सिक हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है? तो टाइप मेटल में हम जो है लेड और टिन का इस्तेमाल करते हैं। 80% हमारा लेड होता है, 5% हमारा टिन होता है और फिर एंटीमोनी होता है 15%। जो एंटीमोनी है, ये हमारा एक सेमी मेटल होता है, ठीक है ना? ये एक सेमी मेटल होता है, इसका नाम आप याद कर लीजिए एंटीमोनी। एंटीमोनी के हमारे 2 एलॉयज़ बनते हैं, एक टाइप मेटल और एक बेबिट मेटल्स भी बनता है हमारा, ठीक है? फिर हमारा आता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जिसका आज के प्रेजेंट डे में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एलॉय जो है हमारा, वो स्टेनलेस स्टील ही है। स्टेनलेस स्टील के बहुत सारी तरीके की वैराइटीज़ होती हैं, पर जो बेसिकली हमारा स्टेनलेस स्टील हमें देखने को मिलता है, उसमें 75% आयरन होता है। ये हमारे इसलिए आयरन का एलॉय कहलाया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वांटिटी आयरन की है। फिर 15% क्रोमियम और 10% हम निकल भी मिला देते हैं और 0.04% हम कार्बन भी मिलाते हैं। मतलब कार्बन जो है नामात्र का थोड़ा बहुत मिलाते हैं। मेन जो हमारे आयरन होता है, फिर क्रोमियम और फिर हम निकल मिलाते हैं।
हमने इसमें निकल मिला दिया है, इस बात को ध्यान दीजिए। जिसमें भी निकल मिलता है उसको सिल्वर रंग मिल जाता है। इसलिए जितने भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं जैसे स्टेनलेस स्टील वाले, वो सिल्वर रंग के से दिखाई देते हैं। सफेद सफेद चमकदार एकदम चमकते हुए दिखाई देते हैं हम। जिसमें जितना ज्यादा निकल होगा उतना ज्यादा वो चमकेगा हमारा, ठीक है। जो हमारा जो हमारा जर्मन सिल्वर था उसमें 20% था, और जो हमारा स्टेनलेस स्टील है उसमें 10% है। इसलिए जो हमारा स्टेनलेस स्टील है वो इतना ज़्यादा चमकता नहीं है, वो कम चमकदार होता है। और जो हमारा जर्मन सिल्वर होता है वो तो बिल्कुल सिल्वर की तरह दिखता है, कि मतलब सिल्वर और उसमें कोई अंतर बता ही नहीं सकता, जब तक आपको जो है ज़्यादा ही एक्सपीरियंस ना हो, आप कोई ज्वेलर्स ना हो, या आप कोई एक्सपेरिमेंट करके ना देख लें, ठीक है। फिर हमारा बेबिट मेटल आता है। बेबिट मेटल, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे टॉक्सिक का इस्तेमाल करा जा रहा है, बार बार टॉक्सिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें टिन का 89%, फिर हमारा एंटीमोनी 9%, फिर कॉपर का, निकल का और क्रोमियम का यूज किया जा रहा है। अच्छा, अब एक और बात समझिए, एंटीमोनी है, ये भी एक टॉक्सिक सेमी मेटल है, टॉक्सिक सेमी मेटल है। इसलिए इसका भी कभी भी कंजम्पशन में या फिर डायरेक्ट जो कॉन्टेक्ट वाली चीज होती है उनमें यूज नहीं किया जाता है। इसका इंडस्ट्रियल पर्पस ज़्यादा होता है। इसलिए हमने देखा कि जो एंटीमोनी है ये हमेशा हम जो है टिन के साथ ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो टिन और लेड के साथ इसका यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एंटीमोनी भी जो है टॉक्सिक है, टिन और लेड ये दोनों भी जो हमारे टॉक्सिक हैं, ठीक है। फिर और इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है बैरल्स बनाने में, या फिर जो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, हैवी ऑटोमोबाइल्स होती हैं, इन सब में जो है इसका यूज़ किया जाता है हमारे बेबिट मेटल का, ठीक है ना। और फिर हमारा आता है स्टर्लिंग सिल्वर का। ये भी एग्जाम में वो पूछा गया था, जब मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था ना, जिसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन थे और पूछा था इनमें से किस में सिल्वर नहीं है। उनमें से एक तो हमारा रूबी सिल्वर था, दूसरा हमारा जो है एमेल्गम था, तीसरा हमारा जर्मन सिल्वर था, और चौथा ऑप्शन जो गिवन था एग्जाम में वो स्टर्लिंग सिल्वर था। जो स्टर्लिंग सिल्वर है, जो जर्मन सिल्वर से पहले इन्वेंट किया गया था, ठीक है ना। इसमें जो है हम कॉपर और सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिल्वर का इस्तेमाल किया गया, बेसिकली इसमें क्या किया गया था कि सिल्वर में थोड़ी बहुत कॉपर की मिलावट करी गई थी, ताकि जो है कॉपर का ना एक प्रॉपर्टी होती है कॉपर की, ये अपना रंग जल्दी छोड़ देता है। जब भी ये सिल्वर, निकल या ऐसे किसी चीज के साथ मिलता है तो ये अपना रंग जल्दी छोड़ देता है, ठीक है। इसलिए हमने देखा था कि हमारा जो जर्मन सिल्वर था उसमें भी कॉपर का यूज किया गया था, ठीक है। तो इसमें कॉपर और सिल्वर का यूज किया जाता है ताकि ये चांदी सा दिखाई दे, और इसका यूज वही सेम है हमारा जो हमारा जर्मन सिल्वर का था, यानी कि यूटेंसिल्स बनाने के लिए हो, ज्वेलरी बनाने के लिए हो, या फिर कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें सिल्वर मिला हुआ है ना, और कॉपर, सिल्वर और कॉपर दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा जो है मेलेबल या फिर डक्टेबल होते हैं हमारे, बहुत ही ज़्यादा इन्हें पतला जो है पेपर या फिर पतली तार बनाई जा सकती हैं। इसलिए हमारे स्टर्लिंग सिल्वर का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में भी बहुत किया जाता है, क्योंकि जो है सिल्वर से सस्ता होता है, और जो है कॉपर से इसकी ज़्यादा जो है कंडक्टिविटी अच्छी होती है, कॉपर से ज़्यादा अच्छी कंडक्टिविटी और मेलेबिलिटी होती है, पर सिल्वर से ज़्यादा सस्ता होता है, दोनों के बीच का हो गया, क्योंकि दोनों को मिक्स करके बनाया गया है तो बैलेंस अच्छा बन जाता है। फिर हमारा एमलगम आता है। एमलगम में क्या होता है? एमलगम में सिल्वर, टिन, जिंक और हमारा जो है मरकरी मिलाई जाती है। इसमें आप मरकरी भी जो है एक पॉइजनस मेटल होता है, मरकरी को से भी बचा जाता है। पर फिर भी जो एमलगम है इसका इस्तेमाल टीथ में फिलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ये सिर्फ एक अकेला आपको मेटल मिलेगा, अलॉय मिलेगा, जिसका में काफी सारे टॉक्सिक मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है, हमारे टिन का भी और हमारे सिल्वर का भी। फिर भी इसका जो यूज़ किया जाता है वो हमारे टीथ में किया जाता है। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, डेंटिस्ट कहते हैं कि आपके जो टीथ हैं बहुत ही अनइवन हो गए हैं, या फिर आपके टीथ में बहुत गैप आ गया है, कोई एक टीथ आपका कम हो गया है, टूट गया है, उसकी जगह भरनी पड़ेगी। तो इन सब में जो है फिर हम एमेल्गम का यूज़ करते हैं। जो हमारा डेंटिस्ट होता है वो एमेल्गम नाम के इस जो है फॉर्मूले का, इस एलॉय का यूज़ किया करता है। वो आपको टीथ में भर देता है एमेल्गम को, और वो लिक्विड फॉर्म में भर देता है, ठीक है ना। वैसे हम जानते हैं कि मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। और जो सिल्वर होता है वो सॉफ्ट होता है बहुत। इस तरह ये तो टोटल जो है इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ये एमेल्गम थोड़ा सॉफ्ट सा होता है, और ये जल्दी से जाके भर जाता है और जम जाता है।
ठीक है? जो इसको वाइसली यूज़ करता है देन से ज़्यादा डालता है, वहाँ जम जाता है और गैप्स आपके फिल हो जाते हैं एमाल्गम से, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो आखिरी के 2 तो ये हमारे हो गए सिल्वर के, पहले के 2 हो गए हमारे एल्यूमीनियम के, फिर ये हमारा जो है लेड और टिन के हो गए, टाइप मेटल और हमारा बेबिट मेटल, ठीक है? और एक तीसरा सोल्डर जो हमने पहले बताया था। टाइप मेटल, बेबिट मेटल और हमारा सोल्डर, ये तीनों हमारे जो है टिन और लेड के हो गए। ठीक है? और बीच में ये हमारा स्टेनलेस स्टील आता है। ये तो मतलब आपको पता होना ही चाहिए। तो इतना ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है कि वो एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे कुछ ज़्यादा ही टिपिकल घुमा-फिरा के पूछ ले, ठीक है ना? कि इसमें आयरन की कितनी परसेंटेज होती है? 75% ये आपको याद करना पड़ेगा। और निकल की भी आप आराम से याद कर लेंगे 10%, क्योंकि आपको पता ही है निकल जो है हमारे जर्मन सिल्वर में 20% होता है, इसलिए वो ज़्यादा सिल्वर की तरह दिखता है, इसमें कम होता है इसलिए कम सिल्वर की तरह दिखता है। तो इसी के साथ हमारे एलॉयज़ खत्म हो जाते हैं, इतनी एलॉयज़ आपको याद करने की ज़रूरत होती है। अब हम आपको मिनरल्स एंड ऑर्स समझाएँगे। अब हम मिनरल्स एंड ऑर्स के बारे में समझेंगे कि मिनरल्स एंड ऑर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जितने भी हमारे मेटल्स हैं, जिनके बारे में हमने अब तक पढ़ा है अपने मेटल एंड नॉन मेटल में भी और इस वीडियोज़ में भी, जो भी हमने स्टडी करी है, वो मेटल्स कोई भी नेचुरल फॉर्म में फ्रीली अवेलेबल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो अगर आपकी जो है एल्यूमीनियम की खदान है, तो आपने बस खोदना शुरू किया और एल्यूमीनियम निकलना शुरू हो जाएगा। भले छोटे-छोटे पार्टिकल्स एल्यूमीनियम के निकलने शुरू हो जाएँगे, उनको फ़िल्टर किया, पिघला के बड़ी-बड़ी रॉड्स बना दी। ऐसा नहीं होता है। जो एल्यूमीनियम आता है आपके, वो किसी न किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म में आता है, कभी फ्रीली स्टेट में नहीं आएगा, एक कंपाउंड फॉर्म में आएगा। मोस्ट केसेस में हम देखते हैं कि मेटल जो है ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्योंकि हम जानते ही हैं कि जो अर्थ क्रस्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो ऑक्सीजन की पाई जाती है। इसलिए जितने भी मेटल्स हम अर्थ क्रस्ट निकालते हैं, वो ऑक्साइड फॉर्म में निकालते हैं। जैसे एल्यूमीनियम ऑक्साइड, हमारा आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इन सब के तरीके से हम जो है मेटल जो है ऑक्साइड अपने ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं। उसके बाद उनको पे प्रोसेस की जाती है डिफरेंट डिफरेंट, जिससे वो कन्वर्ट करे जाते हैं। ठीक है ना? तो अब हम समझते हैं और क्या होता है। और को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है मिनरल्स का समझना। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स बेसिकली नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना? मिनरल्स जो है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर जो है मेटेलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम जो है कंपाउंड, जिनके अंदर मेटेलिक कंपाउंड्स पाते हैं, ठीक है ना? यानी कि ये जो है ज़रूरी नहीं है पूरे के पूरे जो है मेटल्स के ही बने हो सारे मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर हमारे मेटल्स होगा, हमारे नॉन मेटल्स होंगे, फिर हमारी धूल मिट्टी, कण, बहुत सारी अशुद्धियाँ, सब कुछ मिक्स कर करा के मिनरल बनता है। एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, ये भी आप समझ लीजिए। जो मिनरल होता है वो होमोजीनियस नहीं, वो हेटेरोजीनियस होता है। कुछ जगहों पे जैसे एक बड़ा सा पहाड़ मिल गया, एक बड़ा सा मिनरल हमें बॉक्साइट का पहाड़ मिल गया, ठीक है ना? अब उसके कुछ एरिया में, कुछ पत्थरों में तो जो है हमें एल्यूमीनियम की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, तो कुछ एरिया में उसके हमें जो है सिर्फ़ डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे, सिलिकॉन ज़्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ बाकी सारी चीज़ें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है ना? तो पूरी तरीके से होमोजीनियस नहीं होती, हेटेरोजीनियस होते हैं हमारे मिनरल्स, ठीक है? और इसमें मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। अब हम समझेंगे मिनरल्स किस केस में और में तब्दील हो जाते हैं। मिनरल्स और में क्या डिफरेंट होता है? और यानी कि और का मतलब होता है वो मिनरल्स जिनको कॉमर्शियली यूज़ किया जा सके। वो मिनरल जिनको मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए कॉमर्शियली यूज़ किया जा सके। अगर इस सिंपल भाषा में बोलें तो वो मिनरल जिनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट भी कर सकें और प्रॉफ़िट भी कमा सकें। ये नहीं कि पता चला कि जो है थोड़ा-सा आयरन निकालने के लिए 1-2 किलो आयरन निकालने के लिए हमने बड़ी-बड़ी मशीनें लिया है, कई सारी जो है पैसा खर्च कर दिया और बाद में पता चला जितना आयरन निकला उससे ज़्यादा की तो हमारी कॉस्ट भी लग गई, उससे ज़्यादा की तो हमारे जो है मशीन का खर्चा आ गया, या फिर उससे ज़्यादा तो हमने आयरन वेस्ट कर दिया। उसको निकालने के चक्कर में उससे ज़्यादा तो हमने आयरन वेस्ट ही कर दिया, ठीक है ना? तो ये समझ लीजिए जो हमारा मिनरल्स में और होता है, वो मिनरल्स वो स्पेसिफिक मिनरल्स होते हैं जिनको कॉमर्शियली यूज़ किया जा सकता है मेटल की एक्सट्रैक्शंस के लिए। मेटल निकालने के लिए जिन मिनरल्स में से मेटल कॉमर्शियली निकाले जा सकें,
उन्हें हम और कहते हैं। और जो और होता है ये भी हमारा ऑफ कोर्स जो है हेटेरोजीनियस मिक्सचर ही होता है, क्योंकि कुछ मिनरल्स ही तो होते हैं और, ठीक है। अगर बोले तो हमारे मिनरल्स जो बड़ा ग्रुप होता है और छोटा ग्रुप होता है, ठीक है। कुछ मिनरल्स जो है हमारे और होते हैं, ठीक है। और सारे के सारे और जो है हमारे मिनरल होते हैं। अब अगर हम बात करें कि मिनरल्स में क्या क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स में एक तो हमारे कंपाउंड मेटेलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स पाए चले गए, या फिर ठीक है। पर इसमें और भी क्या पाए जाते हैं, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी पाई जाती हैं। उन इम्प्योरिटीज को मैट्रिक्स बोला जाता है, मैट्रिक्स या फिर गैंग बोला जाता है। इसको गैंग प्रोनाउंस किया जाता है, मैट्रिक्स या फिर गैंग पाए जाते हैं। जो भी इम्प्योरिटीज होती है, भले ही वो पत्थर हो गए, सिलिकॉन हो गई, या कुछ अनवांटेड जो है हमारे कंपाउंड्स हो गए, जो कि कंपाउंड्स हमें चाहिए नहीं। जैसे हमारा बॉक्साइट ही है, तो बॉक्साइट में एक तो हमारा जो एल्यूमिनियम का कंपाउंड है, इसके अलावा कुछ और भी कंपाउंड हो सकते हैं उसके साथ ही, ठीक है ना। बॉक्साइट जो हमारा और है, और में एक तो बॉक्साइट भी मिल सकता है, साथ में कुछ और भी अनवांटेड कंपाउंड्स हो सकते हैं, जिनकी कॉमर्शियली कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। इसलिए उनको एक्सट्रैक्ट उनको निकाल दिया जाता है, और यानी कि उन सबको हम बोलते हैं मैट्रिक्स या गैंग। गैंग को निकाल के और बनाया जाता है। और जो गैंग को जब और में से हम गैंग को निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ और। इस कंसंट्रेशन ऑफ और के भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं। वो हम आपको किसी और वीडियो में समझाएंगे। अभी हम आपको आपको ऑर्स के बारे में समझा रहे हैं, क्या क्या तरीके के ऑर्स होते हैं हम, ठीक है। तो ये थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी आपके लिए ज़रूरी है कि जो और में गैंग होते हैं और हमारे मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, जब हम गैंग को हटाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ और। यानी कि और जो है हमारा, जो जिसमें काम का सामान है, जिसमें काम का कंपाउंड है, हमारे मेटेलिक कंपाउंड है, उनकी जो है परसेंटेज बढ़ाने को हम कंसंट्रेशन ऑफ और कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात थी। चलिए अब हम कुछ जो है अपने ऑर्स के बारे में बात करते हैं, कुछ फेमस और के बारे में, फेमस मेटल के। तो सबसे ज़्यादा और पाए जाते हैं वो हमारे आयरन के पाए जाते हैं, फिर हमारे एल्यूमिनियम के, उसके बाद कॉपर के पाए जाते हैं, ठीक है। पर पहले हम आयरन के समझेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आयरन से पूछे जाते हैं, और ये हमारा बक्सेट है, इसको तो याद कर ही लीजिए, इसके बारे में तो बहुत बार पूछा गया है। तो आयरन का सबसे पहला जो है हेमेटाइट है। हेमेटाइट नाम का और होता है हमारे आयरन का, जो जिसका फॉर्मूला हमारा Fe2O3 है। यानी कि ये हमारा जो है एक Fe2O3 यानी कि ऑक्साइड ऑफ आयरन है। फिर हमारा आयरन पायराइट आता है। जब भी पायराइट आए, जिस भी और में आपका पायराइट आ जाए, तो समझ लीजिए उसके फॉर्मूले में S2 आना है, ठीक है ना। उस पर दो सल्फर के आपके एटम्स, उसके कंपाउंड में दो सल्फर के एटम मिले होंगे। पायराइट का मतलब ही दो सल्फर होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा FeSO3, FeSO2। जैसे कि हम कॉपर पायराइट की भी बात करेंगे और आगे काफ़ी सारे पायराइट की बात करेंगे, सब में जो है S2 आना है, और जो मेन मेटल है वो आएगा हमारा, ठीक है। फिर हमारा आता है मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट होता है ये भी एक ऑक्साइड फॉर्म होती है, पर इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, Fe3O4। इतने ज़्यादा फॉर्मूले में आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पूछा जा सकता है कि आपको बोल दिया जाएगा ये चारों जो है आपको गिवन होंगे एग्जाम में आयरन के, और पूछा जाएगा इनमें से किसमें सल्फर है, ठीक है, या फिर इसमें से किसमें जो है आपका कार्बन है। ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। इतना ज़्यादा डीप में सबके फॉर्मूले आपको नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी आपको ऑन द सेफ साइड मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सब सारे फॉर्मूले आप याद करें। फिर होता है हमारा साइडराइट। जो साइडराइट होता है, देखो, मैग्नेटाइट, साइडराइट, ठीक है ना। साइडराइट का फॉर्मूला FeSO3 होता है हमारा, ठीक है। यानी कि आयरन कार्बोनेट होता है हमारा साइडराइट। फिर ये सब तो हो गए हमारे आयरन के, ये सब तो हमारे आयरन के ओर्स हो गए। अब एल्यूमिनियम की बात करें, सबसे फेमस एल्यूमिनियम का और जो इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो हमारा बॉक्साइट होता है। सबसे बॉक्साइट मतलब धरती में बहुत एबेंडेंस है, कितना ही खोद लो बॉक्साइट की कोई कमी नहीं है। और इसका फॉर्मूला जो सिंपल सा है, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। यानी कि जैसे कि हमारा जो है रस्ट का फॉर्मूला होता था, आयरन का जो रस्ट होता था, उसमें भी हम Fe2O3 डाल के
इंटू में H2O कर रहे थे, इंटू में NH2O कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही इस केस में भी बॉक्साइट का भी यही होता है। ये होता तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, पर इसमें जो है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। इसके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चिपक के रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू में 2H2O, ठीक है। तो और अगर हम बात करें फिर हमारा कोरोरंडम की, ठीक है ना। कोरोरंडम जो एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल आपका जो है और होता है, इसकी खुद में ही बहुत ज़्यादा कीमत होती है। हम कभी भी कोरंडम का इस्तेमाल एल्यूमिनियम निकालने के लिए नहीं करते, क्योंकि कोरंडम अपने आप में ही बहुत ही कीमती एक मिनरल होता है। जितने भी आपके जेम्स होते हैं, जैसे कि रूबी हो गया, सफायर हो गया, है ना, रूबी हो गया, सफायर हो गया, वो सब के सब हमारे कोरंडम के ही बने होते हैं। वो हमारे कोरंडम नाम के जो हमारा मिनरल है, उसी के बने होते हैं। अगर इसमें थोड़े कोबाल्ट की जो है मात्रा ज़्यादा बढ़, इसमें ना बाकी कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं इस मिनरल में। जब भी मिनरल पाए जाते हैं इसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ भी होती है। या तो थोड़ा बहुत जिंक मिला होगा, थोड़ा बहुत कोबाल्ट मिला होगा, या कोई और मिनरल आपका मिला होगा। जो भी आपका मेटल मिला होता है इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में, उसके आधार पे कलर हो जाता है। अगर जो है मान लीजिए जैसे कोपाल्ट मिल गया तो आपका सफ़ायर रंग बन जाएगा। अगर आपका जो जिंक मिल गया तो रूबी रंग बन जाएगा। मतलब जो रतन होते हैं ना, हमारे 9 रतन होते हैं, जैसे हम जानते हैं हिंदी में बोले जाते हैं कि 9 रतन होते हैं, जो 9 प्रीसियस जेम्स होते हैं हमारे, ठीक है। डायमंड इंक्लूडिंग डायमंड। डायमंड तो खैर प्योर कार्बन होता है, पर बाकी ज़्यादातर के जो हमारे जेम्स होते हैं वो हमारे कोरंडम के बने होते हैं। तो उनका फॉर्मूला Al2O3 होता है, प्लस सम इम्प्योरिटीज, ठीक है। भले वो कोबाल्ट हो या जिंक हो या कोई और भी हो सकती है, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये फॉर्मूला जरूरी है। फिर तीसरा हमारे एल्यूमिनियम की ओर आती है कायोलाइट, ठीक है ना। कायोलाइट भी थोड़ा मुश्किल है इसको याद करना, इसका फॉर्मूला भी थोड़ा मुश्किल है, पर एक दो बार आप देखेंगे तो अच्छे से हो जाएगा आपको। Na3Al(F6), ठीक है ना। ये हमारा कायोलाइट होता है, Na3Al(F6). इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि इन तीनों मेटल में से, तीनों और में से किस और में आपका जो है सोडियम पाया जाता है, ठीक है। मेन आपको जो फोकस रखना है वो इस इन नाम पे रखना है कि जो एल्यूमिनियम के ओर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। चलिए अब हम कुछ और मेटल्स के भी और समझते हैं। कुछ और ओर्स के बारे में अब हम बात करते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कॉपर, ठीक है ना। इसको हमने इंपॉर्टेंस के आधार पे ही आपको समझाया है। सबसे ज़्यादा हमारा आयरन के ओर्स होते हैं और इंपॉर्टेंट भी वही होते हैं। फिर हमारे एल्यूमिनियम के होते हैं, तीसरे नंबर पे हमारे कॉपर के होते हैं। फिर सिल्वर के भी पूछे जाते हैं, आपसे जिंक का भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे यूरेनियम के भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर पूछने के लिए वैसे तो एग्जाम में मेनली यही पूछा जाता है, पर कभी कभी एक दो और भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में सबसे पहले हम कुप्राइट की बात करेंगे, क्यूप्राइट की बात हम करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है Cu2O, ठीक है ना। ये हमारा कॉपर ऑक्साइड होता है Cu2O, ये क्यूप्राइट इस और का नाम होता है। दूसरा आता है हमारा कॉपर ग्लैंड। इसमें जो है इसमें भी सल्फर की एक कंपाउंड होता है हमारा Cu2O, Cu2S, ठीक है। अब इसको ये समझ लीजिए, जब भी जहाँ पर भी ग्लैंड आएगा आपका नाम, इसमें एक सल्फर का आपका एटम होगा ही होगा, ठीक है ना। इसके कंपाउंड में एक सल्फर का एटम होगा, ग्लैंड का मतलब होता है एक सल्फर, ठीक है। तो भले ही ये आपका कॉपर ग्लैंड्स आ जाए, सिल्वर ग्लैंड्स आ जाए, जिंक ग्लैंड्स आ जाए, मतलब ग्लैंड्स तो बहुत सारे होते हैं। आपको मैंने याद करने की शॉर्ट ट्रिक बता दी है, जहाँ पर भी ग्लैंड्स आए इसका मतलब उसमें एक सल्फर का एटम आपका होगा ही होगा, ठीक है। और हमने आपको बताया था जहाँ पर पायराइट आता है वहाँ दो सल्फर के एटम होते हैं। तो कॉपर पायराइट में आपके जो है CuFeS2, ये बीच में F क्यों आया, थोड़ा बैलेंसिंग करने के लिए ये Fe आया है हमारा। ये जब भी पाया जाती है, जहाँ पर भी हमें कॉपर पायराइट की खदानें मिली हैं, वहाँ पे आयरन भी हमें मिला है, इसके साथ जुड़ा हुआ, इसके मॉलिक्यूल में जुड़ा हुआ हमें आयरन भी मिला हुआ है। ये हमारा आता है मेलेचाइट। जो मेलेचाइट होता है इसका आप कॉपर कार्बोनेट भी बोल सकते हैं मेलेचाइट को, ठीक है ना। कॉपर अगर आपसे पूछे थे कॉपर, काफी सारे आपको जो है चारों ये दे दिए जाए और तो आपसे पूछे थे इनमें से कौन सा कॉपर कार्बोनेट है, तो आप लिखेंगे मेलेचाइट, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला है CuCO3 कॉपर कार्बोनेट का है। उसके बाद फिर ये बाद में भी आगे जाता है CuOH2
टू, ठीक है ना, पर इसको कॉपर का हम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे सिल्वर के और आते हैं। सिल्वर के ये 3 और बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से सबसे पहला आता है आपका सिल्वर ग्लेन्स, ठीक है ना, सिल्वर ग्लेन्स आता है आपका। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब भी ग्लैंस आए तो इसका मतलब एक सल्फर का आपका एटम जरूरी होगा। तो Ag2S होगा इसका फॉर्मूला, यानी कि दो जो है आपके सिल्वर के एटम और एक आपका सल्फर का एटम। फिर आपका रूबी सिल्वर आएगा। रूबी सिल्वर में का थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें 3Ag2S इंटू में Sb2S3 होता है, ठीक है ना, यानी कि 3Ag का जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो जुड़ा हुआ होता है हमारे जो है Sb2S3 के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा वैसे आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ ये याद कीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें हमारा सल्फर भी होता है, इसमें हमारा जो है टिन भी होता है और सिल्वर भी होता है, ठीक है। ये चीज़ याद करनी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। एग्जाम में जो है इतना जो है फोकस नहीं दिया जाता है कि आपको पूरा फॉर्मूला अच्छे से पता हो। फोकस दिया जाता है आपको ये पता हो कि इस कंपाउंड में कौन से कंपाउंड में या कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपके, ठीक है। ऐसे हमारा हॉर्न सिल्वर है, जिसमें जो है हमारा क्लोरीन होता है। जब सिल्वर क्लोरीन के साथ मिलता है तो वो हॉर्न सिल्वर नाम का और बनाता है, ठीक है। तो ये सिल्वर, इसको आप बोल सकते हैं सिल्वर क्लोरीन का मतलब हो गया हॉर्न सिल्वर, ठीक है ना। सिल्वर क्लोरीन का मतलब हो गया हॉर्न सिल्वर। फिर हमारे जी यूरेनियम के दो और साथ आते हैं हमारा, जिसका इनमें से पहला तो हमारा कार्नेटाइट है, ठीक है। कार्नेटाइट का बहुत ही ज़्यादा विशाल सा फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल भी समझने की ज़रूरत नहीं है, पर जो एग्जाम में आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो आपका पिच ब्लेंड है, ठीक है ना। पिच ब्लेंड ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है पिच ब्लेंड किसका और है, या फिर चार और दे दी जाएंगे और पूछा जाएगा यूरेनियम का कौन सा और है। इसका आंसर होगा पिच ब्लेंड, जिसका फॉर्मूला आपका U3O8 होता है। U3O8 होता है हमारा पिच ब्लेंड का फॉर्मूला। उसके बाद जिंक ब्लेंड आता है। जिंक ब्लेंड में जो है हमारा सल्फर होता है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे इसका जो है नाम जो हमारा जिंक ग्लैंड्स होना चाहिए था, पर इसका नाम जिंक ब्लेंड रखा गया है। इसके पीछे भी काफ़ी सारे केमिकल रीजंस हैं, वो आपको जाननी जरूरी नहीं है, पर ये याद रखिए जिंक ब्लेंड का जो फॉर्मूला होता है वो ZnS होता है, बिल्कुल ग्लैंड्स की तरह, ठीक है ना। हमने देखा था जहाँ पर भी ग्लैंड्स आ रहा है वहाँ पे जो हमारा S आ रहा था, सल्फर आ रहा था, पर उसमें जो हमारा जो मेटल है उसके दो एलिमेंट्स जुड़े हुए थे, उसके दो एटम्स जुड़े हुए थे। पर इधर हम देख रहे हैं जिंक का बस एक ही एटम है, इसलिए इसको ग्लैंड्स ना बोल के ब्लेंड बोला गया है, ठीक है। तो यही सब आपको ये और याद करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे और हमने आपको इंपॉर्टेंट और समझा दिए हैं, जिनमें से पहले हमने आपको आयरन के समझाए, फिर एल्यूमिनियम के, फिर कॉपर के, फिर सिल्वर के, फिर यूरेनियम के, और आखिरी में जिंक का भी जो इंपॉर्टेंट और है वो भी हमने आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको इसको वीडियो में कुछ कंफ्यूजन हो, इस टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने के पूरा ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन में क्लिक करें, उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।